हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही है। सीजीएल 2024 टीयर 2 लाइव टेस्ट हमारे कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जिसका फोर्थ टेस्ट कंडक्ट कराया गया था 10 और 11 नवंबर को, संडे और मंडे। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये डेट हमने संडे और मंडे रखी है। ठीक है, तो इसका डिटेल्ड एनालिसिस, मैथ्स के सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा, जिससे आपको आइडिया लगे कि इस पर्टिकुलर मॉक में सेफ स्कोर क्या है और मैथ्स के क्वेश्चंस को आप किस तरीके से कम टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखना। साथ के साथ इस टेस्ट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, जिन बच्चों को टेस्ट, काफी बच्चे बोल रहे थे टेस्ट ढूंढने में दिक्कत आ रही है, तो उसके बारे में भी मैं कंप्लीट बताऊंगा आपको इसमें कि एप्लीकेशन पे कैसे, कहाँ पे मिलेंगे आपको टेस्ट ये, और वेबसाइट पे कहाँ पे मिलेंगे, और जो पेड टेस्ट सीरीज यूजर है वो इन टेस्ट को बाद में भी एक्सेस कर सकते हैं, बाद में भी इन लाइव टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, उसका प्रोसेस भी मैं आपको समझा दूंगा, तो पूरी वीडियो देख लेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ फ्री प्लेलिस्ट हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। कंप्यूटर के लिए अलग प्लेलिस्ट है जिसमें अभी प्रैक्टिस सेशन जो चल रहे हैं वो भी इसी के अंदर ऐड कर दिए हैं, तो सारी वीडियो जो आपको एक ही जगह मिल जाएगी। कोई टॉपिक मैथ्स का रह गया तो इस प्लेलिस्ट से आप कवर कर सकते हैं सीजीएल मेन, सीएससी एचएसएल मेंस के लिए। बाकी कुछ अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए डाली थी। प्रोबेबिलिटी में काफी बच्चों की क्वेरी थी कि सर सेट थ्योरी करा दो, तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो डाल दी, तो वो देख लेना। और सीएचएसएल के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने पहले डाल दी थी कि किन क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम से पहले। चलो, अच्छा, सीएचएसएल में वैसे हमने डिसाइड किया था कि हम टोटल 10 लाइव टेस्ट लेके आएंगे, लेकिन क्योंकि 10 लाइव टेस्ट हमारे एक हफ्ते पहले ही खत्म हो गए थे, तो इसको इस वेडनेसडे एंड थर्सडे में लाइव टेस्ट 11 भी आप लोगों के लिए कराया जाएगा सीएचएसएल का। ठीक है, तो डू अटेम्प्ट दिस। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे आप टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। कल परसों ये टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है, अगर आपकी तैयारी ठीक है तो आप इसे दे सकते हैं। अगर जो बिगनर लेवल के बच्चे हैं या जिनकी तैयारी ऊपर ऊपर से कर रखी है, ज्यादा डीप में नहीं कर रखा, तो वो अवॉइड करें हमारे टेस्ट देने को, क्योंकि थोड़ा सा लेवल आप देखेंगे जो एग्जाम का लेवल होता है उससे हम अच्छा रखते हैं। ठीक है, तो फिर बाद में ये मत कहना सर डिमोटिवेट हो गए, पता नहीं अजीब सी चीजें चलती हैं। जब भी आप मॉक दो ना, आप सिर्फ अपनी परसेंटाइल देखा करो। ठीक है, स्कोर तो हमेशा परेशान करेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ परसेंटाइल देखनी चाहिए कि आपकी परसेंटाइल कैसी चल रही है, बाकी लोगों के कंपेरिजन में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वही आपको सिलेक्शन दिखाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, ऐसा नहीं आप 90% नंबर लेके आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ अलग अलग मॉक देते हैं, वहां पे 360 में से सीएचएसएल में 330 नंबर लेके आ रहे हैं, पता चल रहा है उसमें भी रैंक थाउजेंड्स में चली गई। ठीक है, तो फिर उसका कुछ मतलब ही नहीं बनता ना, आपको कुछ सीखने को मिला, और इतने ज्यादा बच्चे आप लोगों से इतने हाई स्कोर पे भी ऊपर चल रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। चलिए, मॉक टेस्ट को कैसे एक्सेस करना है। हमने जो पेड टेस्ट सीरीज है उसी के अंदर लाइव मॉक्स का ऑप्शन दे दिया है। जैसे आप आरबी वेबसाइट पर अगर कर रहे हैं तो पेड टेस्ट पे जाएंगे, वहां पे आप टीयर 2 वाली टेस्ट सीरीज, ध्यान रखना, इस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको यहाँ पे सीजीएल टीयर 2 लाइव मॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, और इसी के बराबर में सीएचएसएल टीयर 2 लाइव मॉक्स का ऑप्शन है। तो सीएचएसएल वाला यहाँ पे 10 के 10 टेस्ट अवेलेबल है, और 11वां टेस्ट आपको कल लाइव होगा। इसके अंदर 4 टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पेड मॉक्स हैं वो इधर मिल जाएंगे आपको सेक्शनल या फिर, और कैलकुलेशन के लिए भी हमने इसमें 70 कैलकुलेशन के टेस्ट डालने में, जो अपनी कैलकुलेशन स्पीड को इंप्रूव करना चाहते हैं, टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो यहां से कर सकते हैं। काफी आपको मदद मिलेगी इसमें। ठीक है, तो ये तो हो गया टेस्ट को कैसे एक्सेस करें। उसमें ही जैसे आपने ये सीजीएल वाला आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको ये टेस्ट दोनों दिख जाएंगे। इनका सॉल्यूशन मैंने साथ के साथ अटैच कर दिया था जिस टेस्ट का मैं एनालिसिस कर रहा हूं, जिससे कि आप मॉक देने के बाद ही अपना एनालिसिस करना चाहें तो साथ के साथ कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो नोट डाउन कर लीजिए, स्पेशली वो लोग जो फ्री टेस्ट सीरीज यूजर्स हैं उन्हें साथ के साथ नोट कर लोगे तो बेनिफिट रहेगा, क्योंकि बाद में जब टेस्ट अवेलेबल नहीं होगा तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अगर आप लैपटॉप पे या फिर अगर आप आरबी की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो जो पुराने टेस्ट आपने दिया आप उन सभी टेस्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में टेस्ट का एनालिसिस जो अभी लाइव टेस्ट हुआ है इसका मतलब सैटरडे तक आप एनालिसिस कर पाएंगे, उसके बाद ये टेस्ट आपको शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। ठीक, तो साथ के साथ आप एनालिसिस करते हुए अपना आगे बढ़िए। और जो पेड टेस्ट सीरीज यूजर्स हैं वो एक हफ्ते के बाद जो लाइव टेस्ट जैसे अभी हुआ है तो अगले मंडे को आप इस लाइव टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में नहीं किया। पिछले 3 टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है, सीएचएसएल के सारे टेस्ट अवेलेबल हैं जो टेस्ट सीरीज यूजर्स हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा मॉक्स हैं वो तो ही हैं। एप्लीकेशन पे कैसे एक्सेस करना है, आपने अपना कोर्स खोला,
उसके बाद आप यहाँ पे ये पेड टेस्ट पे जाओगे, सॉरी फ्री टेस्ट पे नहीं जाना, पेड टेस्ट पे आप क्लिक करेंगे। वहां पे आपको दो माई पेड ओल्ड टेस्ट सीरीज पे जो टेस्ट सीरीज होंगी उसके अंदर दो तरह के टेस्ट दिखेंगे, एक तो सीजीएल वाला टीयर 1 टीयर 2। आपको टीयर 2 वाले में व्यू डेमो पे क्लिक करना है। व्यू डेमो पे क्लिक करने के बाद आपको विंडो खुलेगी, उसमें आपको ये वाला टेस्ट दिखेगा और वहां पे आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज के लिए टेस्ट खोल दिया है क्योंकि काफी लोगों को टेस्ट ढूंढने में दिक्कत आ रही थी। आप आज भी ये वाला टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है। ठीक है, आई होप मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से बता दी हैं। तो ध्यान रखिएगा इन चीज का, क्योंकि सिमिलर क्वेरीज बार बार बच्चों की आती रहती है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कर लो। जब भी टेस्ट होता है मैं आपको वहां पे अपडेट डाल देता हूँ कि टेस्ट यहाँ पे है, इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और जो भी लाइव टेस्ट हुए हैं उनकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, उनका एनालिसिस और मैथ्स का सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो आप वहां से देख सकते हैं। जैसे सीजीएल टीयर 2 हो गया, या सीएचएसएल टीयर 2 के 10 टेस्ट हो गए, या सीजीएल 2024 टीयर 1 में 420 टेस्ट हमने प्रोवाइड किए थे, उनका लेवल भी अच्छा है। अगर आपको अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी इससे। ठीक, सबसे पहले मैं एनालिसिस पे आता हूं। कंप्यूटर का एनालिसिस करते हैं जिसमें लगभग 6000 एस्पिरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और जो इनका स्कोर है कुछ इस तरीके से, एवरेज स्कोर 32.6 है और मीडियन स्कोर यहाँ पे 35 गया है। ओवरऑल 60 में से 55 प्लस स्कोर करने वाले 27 एस्पिरेंट्स हैं, 40 प्लस करने वाले 1639। इस तरीके से चीजें चल रही हैं। ठीक है, काफी बच्चे बार बार पूछ रहे हैं सर सीएचएसएल में भी 2 कट ऑफ होती है कंप्यूटर की? नहीं, सीजीएल में आपकी 2 कट ऑफ होती है। जैसे अगर मैं बताऊं अनरिजर्व कैटेगरी से सीजीएल के अंदर सीपीटी पोस्ट की तो जो कट ऑफ होगी वो होगी 27 मार्क्स। अदर पोस्ट की जो कट ऑफ होगी वो हमारे पास होगी ये होगी 18 मार्क्स। लेकिन अगर मैं सीएचएसएल की बात करता हूं तो उसमें सभी पोस्ट की, क्योंकि 45 नंबर का पेपर होता है, अनरिजर्व कैटेगरी से 13.5 मार्क्स ही कट ऑफ होती है। कोई इसमें सीपीटी या अदर पोस्ट का चक्कर नहीं होता। चलूं आगे, अब नॉर्मल टेस्ट की बात करते हैं जिसमें 19,646 कैंडिडेट्स ने मॉक में पार्टिसिपेट किया था। इसमें ये इस तरीके से दिखता है। वेबसाइट पे अगर आप चेक करेंगे तो ऑल का ऑप्शन आता है जिसमें सारे क्वेश्चंस आपको एक साथ दिख जाते हैं और आपको पर क्वेश्चन का टाइम भी दिख जाता है। बाकी इंटरफेस में पोस्ट एनालिसिस इंटरफेस में काम चल रहा है। जैसे उसमें और भी चीजें ऐड ऑन होंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। साथ के साथ यहाँ पे आप देखेंगे पूरा कि एवरेज स्कोर कितना है, टॉपर का स्कोर कितना है। इसे मैं थोड़ा डीप में लेके जाता हूं। अभी देखो 390 मार्क्स का आपका पेपर है, कंप्यूटर को अगर हटा दिया जाए तो उसमें हमारे टेस्ट के अंदर 340 से ज्यादा स्कोर करने वाले टोटल 58 कैंडिडेट्स हैं। 300 से ज्यादा स्कोर करने वाले 2365 कैंडिडेट्स हैं आउट ऑफ 19,000 प्लस एस्पिरेंट्स, अप्रॉक्सीमेटली 20,000 एस्पिरेंट्स। और अगर हम यहाँ पे देखें 270 से ज्यादा स्कोर करने वाले इतने, इस तरीके से आपको डेटा दिखेगा। मार्क्स का एवरेज स्कोर 230.11 गया है और मीडियन स्कोर 258 मार्क्स गया है। ठीक है, मतलब आधे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 258 या उससे ज्यादा स्कोर किया है। ओवरऑल पेपर के लेवल को देखा जाए तो ये मॉडरेट में जाएगा, ना ही ये डिफिकल्ट में जा सकता, ना ही ये मॉडरेट से काफी ज्यादा हाई कर दें हम तो भी नहीं जाएगा। इसका लेवल ठीक ठाक था, जैसा आपका एग्जाम आएगा उसके आसपास का मान लो कि सेक्शन 1 उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट मान लो और सेक्शन 2 से थोड़ा सा इजी मान लो, जो आपका रियल एग्जाम होता है एसएससी का। तो ये मॉडरेट साइड पेपर है। ठीक है, इससे पहले वाला जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट टू हाई था। अगर मैं आगे बात करता हूं तो इसमें जो टॉपर्स का स्कोर रहा है वो 368, 361, 358 कुछ इस तरीके से रहा है। टॉप 15 एस्पिरेंट्स का एवरेज स्कोर आप देख सकते हैं, ये गया है 354 आउट ऑफ 390, जो कि हमें रियल एग्जाम में भी इस तरीके की फिगर देखने को मिलती है। अगर मैं परसेंटाइल बेसिस पे बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि बच्चों की परसेंटाइल कितनी कितनी है। और जो मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर टेस्ट का सेफ स्कोर है वो है 290 मार्क्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी से। अगर आपके 290 के आसपास आ रहे हैं तो आप सेफ हैं, आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। सीपीटी पोस्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर उस चीज के लिए आपका जो स्कोर होगा इसमें थोड़ा सा ज्यादा होगा, वो 300 प्लस मान लो। ये नॉर्मल कोई भी पोस्ट मिल जाए उसके लिए जो सेफ स्कोर है वो इतना है। इसके अलावा यहाँ पे सेक्शन 1 का अगर हम देखें तो एस्पिरेंट्स का डेटा कुछ इस तरीके से 170 या 170 से ज्यादा लाने वाले सिर्फ 7 एस्पिरेंट्स थे। 160 या 160 से ज्यादा लाने वाले इतने एस्पिरेंट्स हैं हमारे पास। टोटल सेफ स्कोर हमारा गया है इस पर्टिकुलर टेस्ट में, अगर 135 प्लस आप स्कोर कर रहे हैं तो अच्छा है। टोटल जो लेवल है इसका वो मॉडरेट प्लस है, मतलब मॉडरेट से थोड़ा सा बेटर, मॉडरेट टू हाई नहीं कहेंगे, मॉडरेट से जस्ट अबव मान लो आप। एवरेज स्कोर इसमें 108 है, मीडियन स्कोर 116 है। अगर मैं सेक्शन 2 की बात करता हूं तो सेफ स्कोर जो यहां पे होगा इस पर्टिकुलर सेक्शन में, इसका लेवल हमारा इजी टू मॉडरेट था, या फिर आप मॉडरेट माइनस कह सकते हैं। टोटल
जो एस्पिरेंट्स का एवरेज स्कोर है वो 121 है, मीडियन स्कोर 144 है, जो सेफ स्कोर है वो 160 प्लस है आउट ऑफ 210। आगे बाकी कंप्लीट तैयारी के लिए तो आप ऑफिसर बैच से जुड़ ही सकते हैं, इंडिविजुअल कोर्सेज भी हैं। मॉक टेस्ट सीरीज जो है उसके अंदर सारे लाइव टेस्ट भी आपको मिल जाते हैं, जो अलग से टेस्ट अवेलेबल है वो भी अवेलेबल रहते हैं, और कैलकुलेशन की हमने क्विजेस भी डाली हैं, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए अगर आपको रिक्वायरमेंट है। टेस्ट के अंदर एक क्वेश्चन था जिसमें जिसने स्टार्टिंग में टेस्ट दिया था उन्हें थोड़ा सा गलत आंसर मार्क हो रहा होगा। ये वाला क्वेश्चन एक इंग्लिश का था, इसमें ऑप्शन नंबर बी मार्क दिखा रहा था, जबकि हमारा जो करेक्ट आंसर है इसका वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। मैक्सिमम लोगों को तो शायद ऑप्शन नंबर ए ही दिखा रहा होगा, एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो भी ए दिखा रहा होगा, वेबसाइट पे जिसने स्टार्टिंग में दिया होगा उन्हें शायद ऑप्शन नंबर बी मार्क कर रखा होगा, तो वो ठीक कर लेना। एक्सप्लेनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। ठीक है, चलो मैथ्स का सॉल्यूशन अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि हिस्टोग्राम्स को यूज करके हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, ग्राफिकली। तो अगर ओवरऑल देखें तो विदाउट कैलकुलेशन अगर हमें कोई वैल्यू डिपिक्ट करनी है, मान लो ये मेरे पास हिस्टोग्राम है, तो आप देखते ही बता सकते हैं यार कि मेरे पास मोड कौन सा होगा, जो सबसे ऊपर जा रहा होगा यही मेरा क्या है मोड, क्योंकि हिस्टोग्राम में आपको यहाँ पे दिखती है फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे दिखता है आपको वेट, तो जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वही मेरा मोड होगा, बहुलक होगा। तो देखते ही मैं बता सकता हूं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। कहता है एक इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है दो कैंडिडेट्स के बीच में, ए और बी। ए को 33% मिलते हैं टोटल वोट्स के, फिर भी वो 58,922 वोट से हार जाता है। तो हमें बताना है बी को कितने वोट्स मिले होंगे। आप कहेंगे सर अगर ए को 33% मिले हैं तो बी को कितने मिले होंगे। 100 में से 33 को घटाऊंगा तो बचेंगे 67%। कितने वोट से ए हार गया, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 34%। ए कितने वोट से हारा है 58,922, हमें बताना है 67% का मान क्या होगा। तो आप सोल्व कर लेंगे यहाँ पे 58,922 डिवाइडेड बाय 34 इंटू में 67। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए प्रोसेस लिखा है, एग्जाम में आप डायरेक्टली इतना ही लिखते हैं, ये सारी चीजें आपके मन मन में हो रही होती हैं। ठीक, अब सोल्व करेंगे यहाँ पे। देखो क्योंकि डायरेक्ट वैल्यूज में आंसर है तो चांस, क्योंकि वोट्स जो होती हैं वो फिक्स होती हैं। ठीक है, मतलब वो इंटीजर वैल्यूज में ही होती हैं, तो जो हमारा आंसर आएगा वो एग्जैक्ट वैल्यू में ही आएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, 34 से देखो 67 तो कटेगा नहीं, तो ये कटना चाहिए और फिर आप आंसर बता सकते हैं। यूनिट डिजिट से करना होता तो मेरे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता। आप देखते हैं कि 4 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि यूनिट डिजिट 2 मिल जाए। आप कहेंगे सर लास्ट डिजिट या तो 3 होगी या फिर मेरे पास यहाँ पे आता है 8, इन दोनों में से होगा। फिर 8 7 जा 56, यूनिट डिजिट या तो 6, 3 7 जा 21 या फिर 1। और अगर मैं देखूं चार ऑप्शन ही ऐसे हैं तो डायरेक्टली हम यहाँ पे नहीं कर सकते यूनिट डिजिट से, हमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए आप कह सकते हैं सर पहले एक काम करते हैं 2 से काट लो, जिससे कि यहाँ पे एक सिंगल यूनिट डिजिट मिले। तो मेरे पास आ गया 17 और यहां पे करूंगा तो 2 9, मेरे पास 4 6 1 ये आ गया। अब 7 3 जा होता है तो यूनिट डिजिट 3 होगी, 3 इंटू 7 अगेन मेरे पास यूनिट डिजिट ये हो रही है। अब भी मैं दो ऑप्शन में फंस रहा हूं तो हमें पूरा ही यहां पे देखना पड़ेगा। चलो अब एक काम करते हैं, इसे सोल्व करने के लिए पहले 70 से काट लेता हूं, फिर डिजिटल सम लगा लेते हैं, या फिर पूरा का पूरा करके डिजिटल सम भी आप लगा सकते हो, आपके ऊपर आप क्या ऑप्शन चूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि दो यूनिट डिजिट भी सेम है तो 3 तक निकालने से अच्छा डिजिटल सम से क्या पता हमारा आंसर आ जाए। पहले 17 से काटूंगा, 1 जा 17, 124, 7 जा 56, 3 जा 51, 3 जा इनटू में 67। चलो अब दो ऑप्शन है, यूनिट डिजिट निकालते हैं यहाँ पे, या यूनिट डिजिट कह रहा हूँ, डिजिटल सम लगाते हैं यहाँ पे। 6 और एक 7, 9 तो कट गया, यहाँ पे डिजिटल सम आ रहा है 7, इसका निकालेंगे तो 9 हट गया, ये तो देखना ही नहीं है हमें, ये तो पहले ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गया था। ये वाला अगर हम देखेंगे 9 और 2, डिजिटल सम आ रहा है 2, इनका देखूंगा तो 3 और 3 6, 7 दूनी 14, 4 और 1 5, इसका डिजिटल सम 5, 6 और 7 13, 3 और 1 4, 5 चौक 20, डिजिटल सम कितना हुआ 2। तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज करेक्ट। ठीक है, तो डिजिटल सम मेथड से हमने लास्ट में कर लिया, वरना आप डिवाइड करे बिना भी डिजिटल सम लगा सकते थे, तब भी आपको आंसर मिल सकता था। लेकिन ये डिवाइड पहले 2 से कर लिया, जिससे कि यूनिट डिजिट में हमारे 2 ऑप्शन लिमिट हो जाए, तो डिजिटल सम हमने 2 में लगाना पड़ा, वरना चारों में लगाना पड़ता। हो सकता था कि 2 मैच कर जाते तो फिर कंफ्यूजन बढ़ती।
ठीक है, तो मल्टीपल चीजें दिमाग में चलेंगी, जो बेस्ट लगे आप उस तरीके से करिए, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, बस ये बता रहा हूं मैं आपको। चलता हूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, एक ट्राइंगल है जिसके 3 कोण है, जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो 30 डिग्री कम है लार्जेस्ट एंगल से, और जो दूसरा एंगल है वो 15 डिग्री ज्यादा है स्मॉलेस्ट एंगल से। तो हमें बताना है 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट एंगल। तो स्मॉलेस्ट एंगल्स को ही मैं x मान लेता हूं, ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल बताना है ना 5x, वरना गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो चीज निकालनी है वो पहले लिख लो कि 5x निकालना है, और स्मॉलेस्ट एंगल को x मान लिया, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंगल 30 डिग्री कम है ग्रेटेस्ट एंगल से, तो ग्रेटेस्ट एंगल क्या हो जाएगा, 30 ज्यादा हो जाएगा, और जो दूसरा एंगल है वो 15 डिग्री ज्यादा स्मॉलेस्ट एंगल से, तो वो कितना हो जाएगा, x + 15 हो जाएगा। इन तीनों का सम क्या होगा, एक ट्राइंगल के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहां पे हमने रख दिया, ये 3x हो गया, यहाँ पे +45 आएगा, 45 उधर जाके घटा दोगे तो 135 बचेगा, और x का मान कितना आ गया मेरे पास, 45 आ गया, और 5x का मान कितना आ गया, 45 इंटू में 5 225। चलें आगे, ठीक है। साथ के साथ करने वाला सवाल था ये भी साथ के साथ करने वाला था, और ये भी। पहले तीनों क्वेश्चन आपको साथ के साथ करके ही आगे बढ़ना था। अगला सवाल कहता है, एक कॉपी पर एक आर्टिकल्स को 200 रुपए मार्क करता है और उसे 20% के डिस्काउंट पे बेच देता है। उसके साथ साथ वो 10 रुपए का एक गिफ्ट भी उसे फ्री दे देता है। अब उसे टोटल ट्रांजैक्शन में जो प्रॉफिट होता है वो 25% का होता है। तो कॉस्ट प्राइस बता दो। देखो ये वाला क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में आया था इस टाइप का, बिल्कुल सेम, ठीक है। उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया था वो उसका गलत था, ठीक है। एक बार पहले तो हम इसे डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको करना है, और जो मिस्टेक थी एग्जाम में वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो सिली मिस्टेक हो जाती है इसमें। देखो, एक शॉपकीपर ने आर्टिकल की वैल्यू मार्क करी 200 रुपए, 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो आप कहेंगे सर 200 का 80% निकालूंगा तो ये आ गया 160, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका सेलिंग प्राइस हो गया हमारे पास। ये साथ में गिफ्ट भी दे देता है 10 रुपए का, ठीक है। तो जो गिफ्ट 10 रुपए का है वो कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा या सेलिंग प्राइस से डिडक्ट होगा, कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा। आप कहेंगे सर जो एक्चुअली आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था वो मान लो सीपी, उस पे 10 रुपए का मैंने इसके अंदर गिफ्ट और अटैच कर दिया, तो मेरा जो फाइनल सीपी बनाना वो ये बना। जो दुकानदार के एंड से जो चीजें जा रही हैं वो इतने की जा रही हैं। अब इस पे उसे प्रॉफिट हो रहा है 25% का, तो मैं कहूंगा इसका 5/4 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मेरा सेलिंग प्राइस के बराबर आएगा। और जो आर्टिकल है उसका अगर हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है तो वो ये होगा, ठीक है। एसएससी ने जब ये क्वेश्चन बनाया था तो उन्होंने क्वेश्चन को किस तरीके से किया था, उन्होंने क्या मान लिया था कि ये मेरा सेलिंग प्राइस है, तो 10 रुपए का जो गिफ्ट है ना ये सेलिंग प्राइस में से घटा दिया था। जब एसएससी के एंड पे इस तरह का क्वेश्चन आया था तो उन्होंने यहाँ पे 150 इक्वल्स टू सीपी इंटू में 5/4 इस तरीके से करा था। उस तरीके से करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 और 4 120, जबकि एक्चुअली में मेरे हिसाब से गलत है। इसका जो डायरेक्ट अप्रोच होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। और कई बार एग्जाम में सिली मिस्टेक के कारण इस तरह की चीजें हमसे हो जाती हैं, और एसएससी ने भी यही मान लिया था, तो बच्चे सेफ थे सभी, ठीक है। और ये बहुत कॉमन सिली मिस्टेक है जो किसी से भी हो सकती है। अगर मैं आगे यहाँ पे सोल्व करता हूं तो एक्चुअल सॉल्यूशन इसका इस तरीके से चलेगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पे 5 से काटूंगा तो ये 32 आएगा, 32 इंटू 4 करेंगे तो 128 माइनस 10 118, ये मेरा कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा आर्टिकल का, ठीक है। ध्यान रखना एग्जाम में अगर सिमिलर क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप इस तरीके से करके देखिए, आंसर मिल रहा है ऑप्शन में तो वही आंसर होगा। बाई चांस आपको इस वाला ऑप्शन आंसर में नहीं मिलता एसएससी के क्वेश्चंस में, तो आप इस तरीके से अप्रोच को फॉलो करके अपना आंसर निकाल लीजिएगा। क्लियर हो गया, चलूं आगे। देखो जो भी चीजें दुकानदार दे रहा है वो उसके कॉस्ट प्राइस में से जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो गिफ्ट है ना वर्थ 10 रुपीज, ये कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं। जो गिफ्ट दे रहा है उसका कॉस्ट प्राइस 10 रुपए रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। हमें लार्जेस्ट सिंगल डिजिट नंबर बताना है अदर देन 1 जो इसे पूरे का पूरा डिवाइड कर पाए। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कैसे। अगर आपको 18, 19, 17 और 16 के क्यूब पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आपको इनके क्यूब्स नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपको लास्ट में करना है, क्योंकि इन तीनों का चारों का इंडिविजुअली क्यूब्स निकालोगे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो अगर वैसे भी हम याद रखते हैं, कोशिश करते हैं कि 22 तक तो हमें क्यूब्स याद हो ही स्टार्टिंग के, तो 18 का क्यूब अगर हम लिखेंगे तो ये हो गया 5832। उसके बाद हम 19 का क्यूब लिखेंगे यहाँ पे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 6859, ये दोनों पॉजिटिव हैं। 17 का क्यूब लिखेंगे तो 4913 नेगेटिव में आएगा। 16 का क्यूब लिखेंगे तो 4096, ये भी क्या आएगा मेरे पास नेगेटिव। अब हमें सोल्व करना है
तो आप देखिए आप किस तरीके से करते हैं, या तो आप 2 डिजिट्स को एक साथ ले लेके सोल्व करने की कोशिश कीजिए, या फिर आप चाहें तो सिंगल डिजिट पे कर लीजिए इनिशियल स्टेज पे। तो सिंगल स्टेज पे कैसे करेंगे, देखो ये दोनों प्लस है ना, 11 बन गया, ये कितना बना 9 बना मेरे पास, 11 में से 9 घटाया तो बचा 2, फिर यहाँ पे 5 और 3 8 बना, यहाँ पे 10 बना, तो मेरे पास 8 का क्या बन जाएगा 18, तो यहाँ पे बचेगा 8 और 1 कम हो जाएगा, यहाँ पे 8 और 8 16, 1 कम करा 15, 15 माइनस 9 करूंगा तो बचेगा मेरे पास 6, और यहाँ पे 5 और 6 11 माइनस 8 करूंगा तो ये बचेगा 3। तो दिस इज माय आंसर। कैलकुलेशन थोड़ा इस तरीके से अपनी फास्ट कीजिए, वरना यहाँ पे मैंने सिंगल डिजिट कराया, बाकी आप लोग एक्सपेक्ट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2 डिजिट में भी करना आना चाहिए। जैसे 32 प्लस 59 करोगे आपके पास बना 91, 13 और 16 ये 109, तो 191 में से अगर 109 को घटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा 82 बचेगा, 1 अगले वाले में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 58 की जगह 57 ले लिया, उसके अंदर 68 को जोड़ेंगे, तो आप 2 डिजिट में एडिशन करेंगे यहाँ पे और फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड करते हैं हम तो ये वाली वैल्यू आती मेरे पास 125, ठीक है, फिर इन दोनों का एडिशन करते हैं तो 89, 125 में से 89 घटाओगे तो मेरे पास क्या बचेगा 36 बचेगा, तो ये आ गया 36। इस तरीके से कर सकते हैं। अब हमें बताना है सिंगल डिजिट नंबर सबसे बड़ा जो इन चारों को काट सके, सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है 7 दिख रहा है, 7 से चेक कर लो आप, 7 से डिवाइड करके देखोगे तो पहले 5 जा 35, 1 8 2 जा फिर 42, 7 से कट रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। अदरवाइज देखो 2 से तो आपको पता है यूनिट डिजिट 2 से कट रही है तो इससे तो कटेगा ही कटेगा, 3 से आपको सम ऑफ डिजिट से चेक करोगे नहीं कटेगा, 4 से चेक करना है तो 82, लास्ट की 2 डिजिट 4 से नहीं कटेंगी, तो मेरे पास क्या ही आंसर आएगा इसका, सबसे बड़ा बताना था, 2 से और 7 से कट रहे, 7 सबसे बड़ा हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? अब देखो कहता है कि अगर इस पूरे को डिवाइड कर दूं मैं इससे तो क्या रिमाइंडर आएगा। बहुत बार एसएससी ने पूछा है, आपको पता है जब भी एक पॉलिनोमियल मुझे यहां पे दे रखा हो इसे दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना हो तो इस पॉलिनोमियल को हम 0 के बराबर इक्वेट करते हैं, तो हम कहते हैं 2x माइनस 3 मेरा 0 के बराबर है और x का मान निकाल लिया मैंने 3/2। अब इसे यहां पे पुट करेंगे, जो भी वैल्यू बचेगी वही मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। तो x को 3/2 मैंने यहां पे पुट करा तो क्या आएगा 2, 3/2 का क्यूब तो ये कह सकता हूं 27/8 माइनस में 3 और ये 3/2 का क्यूब 3 3 जा 9 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, ठीक है, फिर प्लस 6 यहां पे 3/2 और माइनस में 8। सोल्व करेंगे, आप ध्यान दीजिए यहां पे 2 से काटूंगा तो ये 4, अच्छा 9 3 27/4, यहां पे भी 27/4 कट जाएगा पूरा, उसके बाद यहां पे 3 3 जा 9 माइनस 8 1। दिस इज माई आंसर। चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास इस तरीके का सवाल भी सीजीएल 2024 टीयर 1 में पूछा गया है। कहता है मेरे पास सीजीएल में पूछा गया है, सीजीएल में पूछा गया है, रामू क्या करता है 70% अपनी इनकम का खर्च कर देता है। तो इनकम को 100 मानते हैं, आपको पता है, ठीक है, एक्सपेंस हो गया मेरा 70 और सेविंग कितनी हो जाएगी 30, अगर मैं रेशियो की टर्म्स में लेके चलूं। इनकम बढ़ गई 20 से, तो मैंने कहा इनकम कितनी बढ़ गई 20 से, चेंज इन इनकम। उसके बाद एक्सपेंस बढ़ गया 10 से, 10% से, तो इसका 10% निकालूंगा तो ये हो जाएगा 7। तो सेविंग कितने से बढ़ेगी, आप कहेंगे सर इनकम में से एक्सपेंस को घटा दो तो मेरे पास बचेगा सेविंग का 13, ये मेरी सेविंग इतने से बढ़ गई। कहता है आगे रामू अर्लियर सेव्ड वाई एंड आफ्टर द इंक्रीज ही नाउ सेव्स एक्स, ठीक है, इन दोनों का सम करेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दो x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 100%। तो बेसिकली पूछा क्या है, ये उसकी नई सेविंग है, ये पुरानी सेविंग है, ये पुरानी सेविंग है, इनटू में 100%, तो परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग ही तो पूछा है हमसे। क्या इसका मतलब यही है, बेफालतू में घुमा फिरा के x और y देके हमारा टाइम वेस्ट करा इन्होंने। परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग तो हमसे पूछा है, न्यू सेविंग माइनस ओल्ड सेविंग डिवाइडेड बाय ओल्ड सेविंग इनटू में 100%, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे सर इस सेविंग कितनी इंक्रीज हुई है, मेरी 13 से इंक्रीज हुई है, ओल्ड सेविंग कितनी थी 30 थी, तो 13 डिवाइडेड बाय 30 इनटू में 100%। ये मुझे इस क्वेश्चन का क्या बताना है, आंसर आ जाएगा यहां से मेरे पास, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी, 130 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा 43.33। अप्रोक्सीमेट वैल्यू में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर सी मान लो, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी। चलते हैं आगे। अगला सवाल कहता है
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर 50% है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, तो मीन बता दो। हमें पता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसके बराबर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। अगर ये परसेंटेज में दे रखा हो तो इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं। जैसे ये 50% दे रखा है ना, तो 50% क्या होता है, 1/2 होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 4, और मीन मुझे निकालना है। सोल्व करेंगे तो मीन का मान कितना आ गया, 4 × 2 8। दिस इज माय। चले आगे। ठीक है, दो तरीके से होता है। अगर हमें जैसे यहाँ पे परसेंटेज में दे रखा था तो हमने डायरेक्टली कर लिया, वरना आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे भाई। 50% अगर आपको लिखना परसेंटेज में लेके चलना है तो एक फॉर्मूला ये होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू में 100% परसेंटेज में निकालने के लिए। तो मैंने इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर ये 100% मल्टीप्लाई करने की इधर जरूरत नहीं रहती। ठीक है, दोनों तरीके से एग्जाम में पूछता, कई बार रेशियो मेथड फॉर्म में देगा, कई बार परसेंटेज फॉर्म में देगा, तो आप फॉर्मूला उस हिसाब से ये वाला यूज करते हैं। पॉइंट में पूछा है तो डायरेक्ट, वरना अगर परसेंटेज में पूछा है तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, फ्रैक्शन में पूछा है तो डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन। क्वेश्चन में क्या आता है, एक एनुअल स्पोर्ट्स मीट के अंदर 260 स्टूडेंट्स हैं टोटल, क्लास 11th के। 90 कबड्डी खेलते हैं, हमारे पास 120 पार्टिसिपेंट हॉकी खेलते हैं, और 50 पार्टिसिपेंट्स कबड्डी एंड हॉकी बोथ खेलते हैं। हमें बताना है, अगर रैंडमली एक बच्चे को सिलेक्ट कर लिया गया तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि या तो वो कबड्डी खेलता है या फिर हॉकी, इधर कबड्डी और हॉकी। इस तरह के केसेस में आप ध्यान रखिएगा, अगर हमसे इधर पूछता है ना, इधर कबड्डी और हॉकी, तो उस पर्टिकुलर केस में हमें वो वाला केस भी लेना पड़ता है जिसमें बच्चे दोनों चीजें खेलते हैं। जैसे अगर मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूं, तो मान लो ये मैंने कबड्डी वाला बनाया, ये हॉकी वाला। तो यहाँ पे जब हम बोलेंगे ना इधर कबड्डी और हॉकी खेलने वाले बच्चे सिलेक्ट करो, तो ये पूरा रीजन आएगा। मतलब हम ये नहीं कर सकते कि खाली ये वाला पोर्शन अलग ले लें और खाली ये वाला पोर्शन अलग ले लें। इधर और जब भी पूछता है तो आपको ये पूरा का पूरा रीजन लेना पड़ता है। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो आप अब इसे इजीली कर सकते हैं। आपको पता है आपको बेसिकली क्या निकालना है। अगर मैं K यूनियन H निकालूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, K प्लस H माइनस K इंटरसेक्शन H। तो ये हो जाएगा 90 प्लस 120 माइनस 50, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 210 माइनस 50 डेट इज 160। 160 बच्चे ऐसे हैं जो या तो हॉकी खेलते हैं या आपका कबड्डी खेलते हैं या फिर दोनों खेलते हैं। इधर और में दोनों वाला केस भी हमें लेना पड़ता है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी बताऊं तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 160। टोटल कितने स्टूडेंट्स थे हमारे पास, 260 थे, तो 260। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे फ्रैक्शन में पूछा तो फ्रैक्शन में डायरेक्टली कर देंगे, 0 से 0 एलिमिनेट हो जाएगा, 2 से काटूंगा तो 8/30। क्लियर है? यही मेरा क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अगले सवाल पे। कितने तरीकों से एक स्टूडेंट 3 क्वेश्चंस का आंसर कर सकता है जो ट्रू या फॉल्स टाइप है एक टेस्ट के अंदर? ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक पहला क्वेश्चन है, उसका या तो ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा, दूसरे का भी ट्रू या फॉल्स करेगा, और तीसरे का भी ट्रू या फिर फॉल्स करेगा। तो कितने केसेस बनेंगे? आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 में से कोई एक चूज करेगा, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो टोटल केसेस कितने हो गए, 2 की पावर 3, और ये हो गया मेरे पास 8 केसेस। ये बिल्कुल उस तरीके का सवाल है जो हम कोइंस में पढ़ते हैं। एक कोइन आपने उछाला, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, है ना। अगर मान लो 3 बार एक कोइन को उछाला गया तो टोटल कितनी आउटकम्स बनती है हमारी, 2 की पावर 3 80 बनती है ना। बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है, इसमें कुछ अलग नहीं करना था। 2 की पावर 3 हमारे पास टोटल 8 केसेस बनेंगे। अगर आप बनाना भी चाहें तो आप कह सकते हैं, जैसे मान लो हो सकता है उसने ट्रू 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 बताया हो, फिर उसने ट्रू ट्रू फॉल्स बताया हो, फिर उसने हो सकता है यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू बताया हो, उसने फिर ट्रू फॉल्स फॉल्स बताया हो। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने 4। अब ये चारों को कांस्टेंट कर दो, ट्रू की जगह फॉल्स कर दो, यहाँ पे फॉल्स 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 फॉल्स, पहला फॉल्स कर दिया, बाकी एज इट इज ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। ठीक है, ये 8 केसेस बनेंगे हमारे पास अगर लिखना चाहो। चले आगे। ये सारी चीजें प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन सब पढ़ा रखा है आप लोगों को।
ये फिगर, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको अचानक से एग्जाम में मिल जाए तो लास्ट के लिए छोड़ना, अगर ना कर रखो, अगर एक कर रखा है तो फिर तो आप इजीली कर सकते हैं, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक है। और बाकी थोड़ा सा घुमा के बनाया गया, हो सकता है ना भी कर रखा हो, और नहीं भी कर रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में साथ के साथ मत ट्राई कीजिए जो भी नया क्वेश्चन है उस टाइप का। कहता है हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, तो ये वाली साइड इसके पैरेललोग्राम है तो, और ये वाली साइड इसके पैरेलल हो गई, ठीक है, और इक्वल भी होंगी, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है हमारे पास। एक लाइन बनाई गई DP जो BC को इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट N, इंटरसेक्ट नहीं बाइसेक्ट करती है, मतलब दो इक्वल भागों में बांट देती है। ऐसे हमारे पास एक लाइन बनाई जाती है CQ जो AD को दो इक्वल पार्ट में स्प्लिट कर देती है एट पॉइंट M, ठीक है। AB को आगे बढ़ाया जाता है जो P पॉइंट पे जाके मिलता है, और ऐसे ही BA को आगे बढ़ाया जाता है जो Q पॉइंट पे जाके मिलता है। ये जो लाइंस है आपस में जो हमने बनाई है एक्स्ट्रा CQ और DP, ये O पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करती हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हमें पूरे पैरेललोग्राम का एरिया दे रखा है 72। हमें बताना है एरिया क्या होगा ट्राइंगल QPO, इस ट्राइंगल का एरिया बताना है, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, बड़ी फिगर के साथ जल्दी जल्दी सारी चीजें करने की कोशिश करें, ठीक है। ये मेरी फिगर थी, आपको समझ में आ गया। एक चीज जो हाईलाइटर थी वो मैं लिख देता हूं, क्या ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, ये हमें दे रखा है। पूरे पैरेललोग्राम का एरिया हमें 72 दे रखा है, और हमें किसका, हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक। चलो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी लगाने की कोशिश, कुछ ना कुछ कंसेप्ट लगाने की कोशिश करेंगे। आपने इस तरह के सवाल तो बहुत देखे हैं कि मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, ये मिड पॉइंट है, ऐसे लाइन अगर हम आगे स्टैंड कर दें तो ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या आता है मेरे पास, सिमिलर आ जाते हैं, सॉरी कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं। ये पहले भी मैम ने मॉक में क्वेश्चन दिया है, तो फिर भी मैं दोबारा एक बार बता देता हूं। आप कहेंगे सर ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है, इसे अगर मैं थीटा कहूं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा हो जाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस आ रही है मेरे पास, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों इक्वल, तो ये दोनों ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं कह सकता हूं यहां पे DCN कॉन्ग्रुएंट हो गया PNB के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो रिस्पेक्टिव साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। आप देखेंगे DC जो है मेरा, क्या वो BP के बराबर हो जाएगा, B गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, PBN होएगा, ठीक है। तो DC मेरा PB के बराबर हो जाएगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो गई। तो फिलहाल मैं इस साइड को X मान लेता हूं जिससे कि हमें कंफ्यूजन ना रहे, ये X है तो ये भी X आ गई। ऐसे ही आपको पता है कि भैया अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम में इक्वल, तो ये भी X ही होगा। और हमें ये भी पता है सिमिलरली जैसे मैंने इधर करा है, ये ही सेम काम मैं इस साइड भी कर सकता हूं, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, और उसी तरीके से ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये वाली साइड दोनों इक्वल। तो मैं कह सकता हूं ये X, तो ये वाली साइड भी इस साइड के बराबर हो जाएगी और ये भी X हो जाएगा। तो हमें ये समझ में आया कि ये वाली साइड क्या है, इसका इस वाली साइड की ये वाली साइड PQ क्या है, 3 गुना है किसके, DC के। अगर आप लिखना चाहें तो मैं लिख सकता हूं, ये मेरे पास अगर 1 रेशियो है तो ये हो गया 3 रेशियो। अब जब इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही थी तो आपको एक चीज तो समझ में आती भैया यहाँ पे कोई ना कोई तो कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट तो दिख नहीं रहे दोनों ट्राइंगल, लेकिन सिमिलर दिख रहे हैं जरूर। तो मैं ये कह सकता हूं कैसे सिमिलर दिखेंगे, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल, तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर। तो मेरे पास दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए। DOC ट्राइंगल सिमिलर हो गया किसके, POQ के। सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी में फर्क आपको पता होना चाहिए, वरना फंस जाओगे क्वेश्चंस में। तो ये दोनों सिमिलर हो गए, तो इनके एरिया का रेशियो जो होगा, एरिया ऑफ DOC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ QOP, ये इनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो 1 है यहाँ पे साइड, यहाँ पे 3 है, तो 1/3 का स्क्वायर ये हो गया 1/9। ये एरिया के बारे में मुझे थोड़ा सा पता चल गया। अब देखो मुझे पूरे पैरेललोग्राम का एरिया पता है, मुझे छोटे से ट्राइंगल को नहीं पता, अभी तक तो ये चीजें दिख रही थी। अब थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन और कर लो, अगर मैं यहाँ पे MN को मिला दूं,
तो मेरे पास ऊपर भी एक पैरेललोग्राम बनेगा नहीं बनेगा। ये मिड पॉइंट है इसका बीसी का, ये मिड पॉइंट है डीए का। अगर दो मिड पॉइंट्स को मिला दिए जाएं तो हमें पता है कि जो ये वाली साइड है ये इस वाली साइड के बराबर भी आ जाती है और पैरेलल भी आ जाती है। तो एक पैरेललोग्राम ऊपर बन गया, ये एक नीचे, और इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर मैं एरिया के पर्सपेक्टिव से देखूं, हमें एक प्रॉपर्टी ये भी पता है पैरेललोग्राम की, जो डायगोनल्स होते हैं वो 4 इक्वल एरियाज में पैरेललोग्राम को स्प्लिट करते हैं। अगर 4 इक्वल एरियाज में डायगोनल्स स्प्लिट करेंगे तो मान लो इस वाले का एरिया मेरे पास क्या है, 1 है, तो ये वाला एरिया भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1, क्योंकि ऊपर वाला पैरेललोग्राम और नीचे वाला बिल्कुल इक्वल है, तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, 4। तो मैं कह सकता हूं पूरे पैरेललोग्राम, जो पूरा पूरा बड़ा पैरेललोग्राम बनाया है मैंने, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 8 रेशियो। ये किसके बराबर दे रखा है, ये हमें दे रखा है 72 के बराबर। हमें किसका एरिया बताना है, हमें इस ट्राइंगल का एरिया बताना है। अच्छा, अगर मैं इस ट्राइंगल से जो 1 रेशियो है इसे कंपेयर करता हूं, इस जो ए ट्राइंगल का एरिया मुझे बताना है, तो मैंने कहा ये तो 1:9 है, तो 8 रेशियो 72 के बराबर, 1 रेशियो किसके बराबर, 9 के बराबर। हमें 9 रेशियो का मान बताना है, तो 9 रेशियो बराबर हो जाएगा 81 के। दिस विल बी माय आंसर। क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा, अगर आपको इसका एक शॉर्ट तरीका जानना है, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, उनको रटने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं कि आप कहेंगे सर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये QOP जो मुझे निकालना है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/8 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के एरिया का 9/8 डायरेक्टली इससे भी निकाला जा सकता है। अब ये वही चीज किया ना मैंने, देखो ये 1 हिस्सा है, ये पूरा पैरेललोग्राम अगर 8 है तो ये 1 है, और ये पूरा का पूरा 9 है, तो ये मेरे पास 8:1 रेशियो। पैरेललोग्राम का एरिया अगर 8 रेशियो है तो टोटल हमें 9 रेशियो बताना है, तो 9/8 कर देंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स दे रखा है, तो हमें बताना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है। आप कहेंगे सर ये है ना x वाला पार्ट, दिस माइनस दिस, 5 - 1 का डिफरेंस मतलब 4 का स्क्वायर, और -2 -a, -2 में से -a घट करूंगा, इसका स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा, ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस बता देता है, तो ये बराबर हो जाएगा 5 स्क्वायर के। ये पढ़ते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला में। अच्छा, अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताओ ए का मान क्या होगा। एक तरीका तो मैं बेसिक से बच्चों की तरह लग जाऊं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। दूसरा तरीका आप कहेंगे सर ट्रिपलेट देख लो ना, ये 4 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, तो मतलब ये क्या बनना चाहिए, मेरा 3 बनना चाहिए, 3 का स्क्वायर आना चाहिए। तो ए का मान क्या हो सकता है, यहाँ पे ए को मैं क्या रख दूं कि ये 3 आ जाए, तो आप कहेंगे सर ए को या तो आप रख दो 1, सॉरी हाँ 1। अगर ए को 1 रखा तो -3 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, वही बन जाएगा, 3 वाला ट्रिपलेट बन जाएगा। या फिर और क्या रख सकता हूं मैं ए को, अगर मैं इसे रख दूं -5, तो ये प्लस का 3 बनेगा, प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो 2 वैल्यूज आ रही है मेरे पास, और 1 और -5, यही मेरा इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर। चले आगे, तो डायरेक्टली देखना है, कुछ खोलने के लिए क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल मेरे पास कहता है रेलवे की जो हाफ वे की टिकट है वो क्या करता है, उसका प्राइस होता है हाफ दी फुल फेयर, जो फुल फेयर होती पूरी टिकट की उसका आधा, प्लस दी रिजर्वेशन चार्जेस जो लगेंगे टिकट को बुक कराने में। अगर मैं 1 रिजर्व टिकट लेता हूं मुंबई टू अहमदाबाद, जिसकी कीमत 216 रुपीज है, एंड 1 फुल एंड हाफ टिकट लेता हूं जिसकी कीमत हमारे पास 327 रुपीज है, तो हमें बताना है बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर क्या होगा एंड रिजर्वेशन चार्ज क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में हो सकता है कुछ बच्चों ने जिसने इस टाइप का नहीं देखा, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, मैं रिपीट करता हूं इससे कैसे होता है। जैसे मान लो आपने कोई टिकट बुक करानी है, ठीक है, तो होता क्या है कि आप तो एक तो बेसिक फेयर होता है, और एक हो जाता है मेरे पास रिजर्वेशन चार्जेस, कि आप रिजर्वेशन करा रहे हो तो उसके कुछ चार्जेस लगेंगे। तो कह रहा है कि जो हाफ टिकट है उसमें फुल टिकट के तो बेसिक फेयर क्या हो जाएगा आधा, लेकिन जो रिजर्वेशन चार्जेस हैं वो उतने ही लगेंगे जितने फुल टिकट पे लगते हैं। ठीक है, तो
अब इस क्वेश्चन को करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। एक बंदे ने एक फर्स्ट क्लास की टिकट बुक कराई मुंबई टू अहमदाबाद, जिसकी कीमत है 216 रुपए। तो अगर फुल टिकट बुक कराई तो उसे बेसिक चार्ज देना पड़ेगा प्लस रिजर्वेशन चार्ज देना पड़ेगा, तो ये हो गई इसके बराबर। अब उसने क्या करा, एक फुल और एक हाफ टिकट बुक कराई। तो अगर एक फुल और एक हाफ कराएगा तो बेसिक चार्ज कितना हो जाएगा, फुल का अपना पूरा का पूरा बी और प्लस आर, और जो हाफ टिकट बुक कराएगा तो उसका तो बेसिक चार्ज का आधा प्लस रिजर्वेशन चार्जेस पूरे ही लगेंगे। और इसकी कीमत दे रखी है हमें 327। हमसे पूछा है कि बेसिक चार्ज बता दो हमें फर्स्ट क्लास फुल फेयर का, और हमें रिजर्वेशन चार्ज बता दो। मतलब मुझे बी का मान अलग से बताना है और रिजर्वेशन चार्ज अलग से बताना है। दिस इज व्हाट वी नीड टू सोल्व। तो अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं इसे, आप देखिए यहाँ पे, तो जैसे ये आर है, यहाँ पे 2r हो गया, यहाँ पे सिंगल आर है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे 2b माइनस 3b/2, मतलब b/2 बचेगा। और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 432, ये घटाऊंगा 05 और ये 105। ठीक है, तो बेसिक चार्ज आ गया मेरे पास 210। अब 210 यहाँ पे पुट कर दूंगा तो रिजर्वेशन चार्ज कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 6। तो दिस विल बी माय आंसर 210 प्लस 6। चले आगे, k की वैल्यू बता दो जिससे कि ये दोनों लीनियर इक्वेशंस क्या हो जाए, मेरे पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करें। तो पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मेरे पास इक्वेशन हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो पैरेलल लाइंस के लिए होना चाहिए a1 बाई a2 बराबर होना चाहिए b1 बाई b2, और ये नॉट इक्वल होना चाहिए c1 बाई c2, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यही पुट करेंगे। अगर मैं कंपेयर करता हूं तो a1 है मेरे पास 4, a2 है मेरे पास यहाँ पे 2, b1 क्या है 6, b2 क्या है k, और c1 क्या है मेरे पास -1, c2 क्या है -7। ठीक है, तो ये तो दिख ही रहा है कि यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, इसी से मुझे अपना आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट इसके बराबर नहीं है, तो यहाँ पे इक्वेशन मैच नहीं कर रही। मतलब पैरेलल लाइंस बनाने के लिए हम पॉसिबल है कि हम कर सकते हैं, वरना क्वेश्चन गलत हो जाता। सोल्व करेंगे यहाँ पे इसे, तो 2 यहां से काटूंगा 3, के आ गया 3। अगला सवाल मेरे पास, एक सेमिनार में जो पार्टिसिपेंट्स हैं हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के, वो 600, 840 और 1080 हैं। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स। अब कहता है कि हमें बता दो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने चाहिए अगर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को बिठाना है और वो सेम सब्जेक्ट के ही होने चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, मिनिमम रूम्स चाहिए। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम लोगों को साथ में बैठाना पड़ेगा। अगर मैक्सिमम लोगों को साथ में बैठाना है तो सीधा सीधा पर्पस है कि हम क्या करें, इन तीनों को क्या ले लें, HCF ले लें। HCF वो वैल्यू होगी जो इसे भी काटेगी, इसे भी काटेगी और इसे भी काटेगी, सबसे बड़ा से बड़ा मान। ठीक है, और इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमें बिठाने हैं, तो अब जो HCF आएगा मेरे पास, ठीक है, उससे इसे डिवाइड कर दूंगा, इसे भी डिवाइड कर दूंगा और इसे भी डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे हिंदी वालों के लिए कितने रूम्स चाहिए, इंग्लिश वालों के लिए कितने रूम्स चाहिए, और यहाँ पे मेरे पास मैथ्स वालों के लिए कितने रूम्स चाहिए। क्लियर है ये चीज? नहीं, हमें इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बिठाने हैं हर एक सब्जेक्ट के, और एक रूम में उसी सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा, मैंने कहा सबसे पहले, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स बताने हैं तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। एक रूम में ज्यादा से ज्यादा लोग बिठाने हैं, तो वो कैसे पता चलेगा, जो वैल्यू हम बिठाएंगे वो तीनों को डिवाइड कर पाना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि कितने रूम्स चाहिए, अगर ये बताना है तो जो HCF है उससे डिवाइड करना पड़ेगा पर्टिकुलर वैल्यूज को। तो हमारे पास इसे डायरेक्टली हम किस तरीके से कर सकते हैं, एक तो तरीका HCF निकालो, फिर HCF से तीनों को डिवाइड करो, फिर अपना आंसर बताओ। दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि जो कॉमन फैक्टर है मुझे वही एलिमिनेट करना है ना तीनों से,
तो आप इन तीनों का रेशियो ले लो डायरेक्टली। आप कहेंगे सर 600, 840 और 1080, इसमें जो HCF वाला कंपोनेंट है जब मैं रेशियो लूंगा तो वो कट जाएगा जो कॉमन फैक्टर है, और मेरे पास जो एक्चुअल रिजल्ट चाहिए वही बचेगा। अगर मैं यहाँ पे काटता हूं तो 0 0 0 ये तीनों एलिमिनेट हो गया मेरे पास। फिर यहाँ पे 4 से काट सकते हैं 15, और यहाँ पे मेरे पास 12 से कट जाएगा, बल्कि 12 5 जा 7 जा और 9 जा। ठीक है, तो मेरे पास HCF वाला कंपोनेंट एलिमिनेट हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने चाहिए, इन सबका एडिशन कर दो, 12 और 9 21। दिस विल बी माय आंसर। ये डायरेक्ट अप्रोच है इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने की। रेशियो निकालो, सम कर दो, बस। ठीक है, वरना आप HCF निकालते इन तीनों का तो 120 आता, 120 से पी से डिवाइड करते, हिंदी वालों के लिए कितने रूम्स चाहिए वो मिलता, फिर इंग्लिश वालों के लिए, फिर मैथ्स वाले के लिए। आप सोल्व करके अपना आंसर बताते हैं। अगला सवाल, एक थीफ है जो 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से चलता है। क्या चलता है, 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से। 1 मिनट के बाद पुलिसमैन उसे चेज करना स्टार्ट कर देता है। तो 1 मिनट में कितना चल लेगा ये, आप कहेंगे सर 100 मीटर ही चल लेगा। अब पुलिसमैन कैसे जाता है, पहले वो 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से जाता है, फिर 1 मिनट के बाद वो स्पीड को 10 मीटर पर मिनट से इंक्रीज करता है, हर बार ऐसे ही करता रहता है। तो हमें बताना है कितने मिनट के बाद पुलिस वाला थीफ को पकड़ लेगा जब से पुलिस वाला चला है। तो आप कहेंगे सर देखो, चोर की स्पीड है 100 मीटर पर मिनट। अब पहले मिनट के लिए पुलिस वाला भी अगर 100 मीटर पर मिनट के हिसाब से चलेगा तो उनके बीच की जो दूरी है जो 100 मीटर के, उसमें कोई चेंज आएगा क्या, नहीं, दोनों की स्पीड सेम है तो दूरी बराबर ही रहेगी। तो मैं कहूंगा पहले मिनट के बाद जब 1 मिनट पुलिस वाला चल लिया तो उसमें उनके अंदर बीच की जो दूरी है वो उसमें कोई भी बदलाव नहीं आने वाला। फिर आगे बढ़ेंगे, अब अगले मिनट के लिए उसने अपनी स्पीड को 10 से बढ़ाया। अगर अब वो 110 से चलेगा, ये 100 से चलेगा, तो 10 मीटर ज्यादा कवर कर पाएगा 1 मिनट के अंदर, तो दूरी 10 मीटर से कम हो जाएगी। हमारा टारगेट ये है कि ये दूरी 100 मीटर से कम हो जाए। अब अगली बार वो क्या कर रहा है, अपनी स्पीड को फिर 10 से बढ़ा रहा है। तो पहले 10 बढ़ाई थी तो 110 हुई, फिर 10 बढ़ाएगा तो 120 होगी। तो मतलब क्या होगा, जो गैप होगा वो 20 मीटर का कम होगा अगले मिनट में। ऐसे ही अगर मैं आगे बढ़ूं फिर 30 मीटर का कम होगा, फिर अगले मिनट में 40 मीटर का कम होगा, और इस तरीके से चलता रहेगा जब तक वो चोर को पकड़ नहीं लेता। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखें तो आप सम करते रहो। अगर इजीली आपको डायरेक्टली वन वे अप्रोच में करना है कि 100 मीटर कब बन रहा है, 10 + 20 30, 30 30 60 और 40 100, तो कितने मिनट्स हो गए हमारे पास, ये 1 1 1। तो हमारे पास सम करेंगे तो 5 मिनट लगेंगे पुलिस वाले को चोर को पकड़ने के लिए। ये डायरेक्टली किया जा सकता है। अच्छा, अगर इस तरह के सवाल में एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज कर दे क्वेश्चन को, तो वो क्या करें, यहाँ पे 100 की जगह मान लो ऐसी वैल्यू दे देता जो डायरेक्टली नहीं करती। तो मान लो यहाँ पे 100 की जगह 90 वैल्यू हो जाती, तो हमें फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता। ठीक है, फिर थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाती। जैसे यहाँ पे अगले 1 मिनट में ये 40 मीटर का गैप लेता है, हमें कितना चाहिए था, यहाँ पे 90 है तो 30 मीटर का चाहिए होता। तो हम कहते हैं यार इसका 3/4, 1 मिनट में 40 मीटर है, 30 मीटर कब आगे बढ़ेगा, 3/4 मिनट में। तो फिर आंसर मेरा क्या हो जाता, 4 मिनट 3/4 मिनट, या फिर 4 मिनट 45 सेकंड, इस तरीके से आप निकाल लेते हैं। ठीक है, और बेस्ट जो दूसरा अप्रोच है, अगर बहुत लंबा जा रहा है ये मैनुअली नहीं कर सकते, तो उस केस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बनेगी, एपी का फॉर्मूला लगाएंगे और आप अपना आंसर निकाल लेंगे, जैसे कि डिटेल सॉल्यूशन में दे भी रखा था। अगला सवाल मेरे पास कहता है एक टेंट है जो 22.5 मीटर हाई है और फ्रस्टम की शेप में है। उसके ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर बनाया हुआ है। तो जब हम हाइट की बात करेंगे पूरे टेंट की, टेंट कुछ इस तरीके से है कि नीचे तो मेरे पास क्या है, फ्रस्टम है, और उसके ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर है। तो पूरी हाइट की बात करेंगे, और ये पूरी हाइट मुझे कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 22.5। कहता है डायमीटर ऑफ द अपर एंड लोअर सर्कुलर एंड ऑफ द फ्रस्टम आर 21 एंड 39। तो डायमीटर अगर 21 है तो रेडियस हो गया 10.5। ऐसे यहां पे रेडियस अगर हम निकालेंगे तो 19.5, क्योंकि इसके ऊपर हमने हेमिस्फीयर डाला था, टेंट तो कंसिस्टेंट ही होगा। तो हम मान के चलेंगे जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वो भी कितना हो गया, 10.5। तो ये वाली दूरी भी क्या हो जाएगी, 10.5 हो जाएगी हाइट। अगर मैं यहाँ पे खाली फ्रस्टम की हाइट निकालूं तो आप कहेंगे सर 22.5 में से अगर 10.5 आप घटा देंगे तो ये वाली हाइट मेरे पास कितनी बचेगी, 12 बचेगी। ठीक है, यही चीजें हमने लिखी हुई है डायग्राम में। हमें बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ यूज्ड टू मेक द टेंट इग्नोरिंग द वेस्टेज। कितना कपड़ा लगेगा टेंट को बनाने के लिए।
जब टेंट की बात करते हैं तो बेस तो नीचे तो जमीन होती है, तो नीचे कपड़ा नहीं लगता, कपड़ा कहां लगेगा, इस रीजन में लगेगा। तो ये मेरे पास जो क्लॉथ है वो किसके बराबर हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया आप सबको पता है 2 पाई आर होता है, और यहां पे आर मेरा क्या है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 21/2 का होल स्क्वायर। और अगर मैं बात करता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो ये होता है हमारे पास पाई आर प्लस आर एल। ठीक है, इसे स्मॉल आर से डिनोट कर देता हूं फिलहाल कैलकुलेशन बचाने के लिए। ठीक है, अब एल क्या होती है, स्लांट हाइट होती है। स्लांट हाइट कैसे निकलती है, ये होता है मेरे पास आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो मेरे पास एक रेडियस 19.5 है, एक 10.5 है, तो बच डिफरेंस कितना आ गया 9 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है 12 का स्क्वायर। किसके साथ ट्रिपलेट बनाएंगे 15 के साथ, तो मेरे पास स्लांट हाइट कितनी हो गई 15 हो गई। ठीक है, वरना आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये 19.5 अगर आप भूल गए हैं स्लांट हाइट निकालने के लिए, तो यहाँ पे ये मैं परपेंडिकुलर अगर डाल दूं तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी मेरे पास 19.5 माइनस 10.5 डेट इज 9, और ये मेरे पास 12 है। 9 और 12 किसके साथ ट्रिपलेट बनाएंगे 15 के साथ। ठीक है, तो अब यहां पे सारी चीजें आप लोगों के पास है, पुट करना है और अपना आंसर निकालना है। यहां पे डिनोमिनेटर में 2/7 की फॉर्म में दे रखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व कर लेते हैं इसे ज्यादा टाइम ना लगाते हुए। ये मेरे पास 2 इंटू 22/7 इंटू में रेडियस स्क्वायर 21/2 इंटू में 21/2 प्लस में 22/7 आर प्लस आर, तो मेरे पास ये 10.5 प्लस 19.5, ये तो हो गया मेरे पास 30 और इंटू में 50। तो यहाँ पे हमारे पास चलो ये 4 से काट दूंगा तो ये बचेगा 11। फिर भी डिनोमिनेटर में यहाँ पे ये 7 से इधर तो कट रहा है लेकिन इधर नहीं कट रहा, तो इधर 7 बच ही जाएगा। तो पूरी कैलकुलेशन कर लो, या तो वरना यूनिट डिजिट से कर सकते हैं क्या इस क्वेश्चन को। देखो डिनोमिनेटर में 7 छोड़ दो, मैं यूनिट डिजिट से एक बार करने की कोशिश करता हूँ कि आपका आंसर आ जाए। बेसिकली हमारे पास क्या आएगा, 7 को 0 में करूंगा 0 प्लस 2, तो ये 2 ही रहेगा है ना। 7 5 जा 5 प्लस 6 1 आएगा। 7 7 जा 49 प्लस 2, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास 7 7 जा 49 प्लस 2 1, यूनिट डिजिट से नहीं हो सकता, लंबा खींचेगा। 7 से रिमाइंडर चेक करता, रिमाइंडर वाला कंसेप्ट भी अगर मैं लगाता यहाँ पे तो आप देखते हैं कि सर 3 केस में रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो रिमाइंडर वाला केस भी नहीं लगा सकते। वरना मैं क्या करता, देखो यहाँ पे तो रिमाइंडर आएगा नहीं, 0 आएगा, 7 से कट जाएगा ये। यहाँ पे रिमाइंडर निकालता तो मेरे पास कोई वैल्यू आती रिमाइंडर की, और मैं उससे फाइंड आउट करता कि पूरी वैल्यू में 7 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर बच रहा है, उससे लास्ट वाला पोर्शन निकल जाता। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते, हमें पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 21 इंटू 21 441, 11 से करूंगा 1584, यहाँ पे 450, 90, 9 इंटू 11 99। ये वाली वैल्यू मेरे पास 51 2107 ये आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चले आगे, अगला सवाल हमारे पास, इसे सिंप्लीफाई करके वैल्यू बतानी है। अब देखो 4 ऑप्शंस हैं, सारे के सारे हमारे पास क्या है इंटीजर वैल्यूज है, मतलब वेरिएबल की फॉर्म में नहीं है, तो थीटा का मान अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। ठीक है, टेन है, साइन है, कोस है। जब ये मिक्स है, सेक भी है, जब मिक्स दे रखे होते हैं तो थीटा को सबसे आसान हमारे लिए क्या रहता है 45 डिग्री रख लो और अपना आंसर निकाल लो। अगर मैं 45 डिग्री रखता हूं, चलो यहां से सोल्व करते हैं, साइन और कोस तो बराबर ही बन जाएंगे मेरे पास, ये भी 1/√2 और ये भी 1/√2, तो सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे आएगा √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 1/√2, 1/√2 1/√2 कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 1/√2 + 1। इधर सोल्व करूंगा तो अगेन ऊपर √2 + 1 और डिवाइडेड बाय मेरे पास नीचे क्या बचेगा 1, सिंप्लीफाई करके 1 इधर 1/1 + 1 2 और इधर 2, sec 45 क्या होता है √2,
चलिए सोल्व करते हैं। ये 2 से 2 कट गया पहले तो। अब इधर √2 + 1 है, रेशनलाइज कर लो सिंप्लीफाई करने के लिए। √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2 - 1, तो नीचे तो 1 आ जाएगा सोल्व करके, ऊपर √2 - 1 प्लस √2 + 1, तो 2√2 बचेगा। इनटू में √2 करेंगे तो क्या आ गया मेरे पास 4, यही आंसर आएगा। ठीक है, बेसिक से भी करना चाहो तो इजीली बेसिक से भी हो जाएगा, लेकिन वैल्यू पुटिंग से हम श्योर रहते हैं कि हमारा हाँ एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, हमें फंसेंगे नहीं कहीं भी, इसलिए मैंने डायरेक्ट इससे कर लिया। कहता है दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं जिनका पेरीमीटर्स का रेशियो 3:5 है, एरियाज का सम इतना दे रखा है, हमें बताना है 1/4 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज। आप कहेंगे सर पेरीमीटर का रेशियो अगर 3/5 है तो एरिया का रेशियो स्क्वायर कर देंगे, 9/25 हो गया। इनका सम हो गया 34 रेशियो, जो कि दे रखा है हमें 238 के बराबर। अगर मैं यहां से डायरेक्टली देखूं कितने टाइम्स जा सकता है, 7 टाइम्स जा रहा है, चलो 1:7 के बराबर। हमसे पूछा है डिफरेंस का 1/4, तो इनका डिफरेंस निकालूंगा तो ये आएगा 16, इसका 1/4 करना है तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 रेशियो, 1:7 के बराबर, तो 4:7 × 4 28 के बराबर। अगला सवाल, दो नंबर को अगर सेम डिवाइडर से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर आते हैं 4 और 9। अगर इनके सम को डिवाइड किया जाए सेम डिवाइडर से तो रिमाइंडर बचता है 3। तो हमें बताना है डिवाइजर क्या होगा। आप कहेंगे सर पहले नंबर को अगर डिवाइडर से डिवाइड करो रिमाइंडर आया 4, दूसरे को उसी से करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 9, अगर इनके सम को करूंगा तो कितना रिमाइंडर आएगा 4 + 9। ठीक है, ये आ सकता है, लेकिन अगर डिवाइजर मेरा क्या हुआ इन दोनों के सम से छोटा हुआ तो उस केस में रिमाइंडर मेरा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, सम को डिवाइड कर रहे हैं तो वो कह रहा है रिमाइंडर आ रहा है मेरे पास 3, तो लॉजिकली तो ये आना चाहिए था। अगर ये डिवाइड करके भी रिमाइंडर 3 बच रहा है तो मेरा डिवाइजर क्या होगा, इसमें 3 को घटा दो और मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 13 - 3 आ जाएगा 10। मैं आपको इसे दूसरे तरीके से बताता हूं, ये तो एक डायरेक्ट अप्रोच हो गई। 10 अगर ऑप्शन में है तो इसके साथ हम चले जाएंगे, बाकी अगर आप ऑप्शंस भी देख लेते इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते थे। डिवाइजर से मैंने किसी नंबर को डिवाइड किया और मेरे पास रिमाइंडर अगर 9 बच रहा है तो मेरा डिवाइजर क्या होगा, 9 से तो बड़ा ही होगा मेरे भाई। तो 9 से बड़ा तो एक ही ऑप्शन है ये, तो यही आंसर हो सकता है, और कोई आंसर हो ही नहीं सकता था इस क्वेश्चन का। एक चीज तो ये देख सकते थे। दूसरा मैं आपको एक बार बेसिक से इसका कंसेप्ट समझा देता हूं कि मेरे पास क्या क्या चीजें होती है। देखो नंबर 1 है, डिवाइजर से डिवाइड करा कुछ रिमाइंडर आएगा। नंबर 2 है, डिवाइजर से डिवाइड करा तो कुछ रिमाइंडर आएगा। नंबर 1 प्लस नंबर 2 इन्हें डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास रिमाइंडर्स क्या क्या बचते हैं। देखो यहाँ पे बचा 4 और यहाँ पे बचा 9। अब डिपेंड करता है, जब यहाँ पे रिमाइंडर 9 था तो मेरे को ये पता है कि मेरा डिवाइजर क्या होगा, ग्रेटर देन 9 होगा, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है, राइट। तो मेरा यहाँ पे जो डिवाइजर होगा वो 9 से बड़ा होगा, मेरे को ये चीज समझ में आई। अब इन दोनों का सम कर रहा हूं तो मेरा फाइनल रिमाइंडर बच रहा है 13। अब ये मेरा एग्जैक्ट रिमाइंडर नहीं होगा, मेरा डिवाइजर क्या है मुझे पता 9 से बड़ा है, क्या है वो 13 से भी बड़ा है मुझे ये नहीं पता। अगर ये डिवाइजर मेरा 13 से भी बड़ा होता तो मेरा फाइनल रिमाइंडर होता 13। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कहा कि जब मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है मेरे पास, 3 बच रहा है। अब कौन सी ऐसी वैल्यू से इसे डिवाइड करूं कि रिमाइंडर मेरे पास 3 आ जाए। तो आप कहेंगे सर देयर कैन बी मेनी वैल्यूज, मैं इसे 5 से डिवाइड करता हूं तब भी रिमाइंडर 3 मिलेगा, मैं इसे 10 से डिवाइड करता हूं तब भी रिमाइंडर 3 मिलेगा। क्या कोई और वैल्यू है जिससे डिवाइड करके इसे रिमाइंडर 3 मिल सकता है, नहीं। लेकिन मुझे पता है डिवाइजर मेरा 9 से बड़ा है तो वो क्या हो सकता है, 10 ही हो सकता है, तो दिस विल बी माय आंसर। ठीक है, वरना आप 13 को डिवाइजर से डिवाइड करके रिमाइंडर अगर 3 मिल रहा है तो मैं ये कहता कि मेरा जो डिवाइजर है ना वो किसे काट सकता है, 13 - 3 वो कट कर सकता है 10 को। तो मेरा जो आंसर होता वो 10 के किसी फैक्टर में से होता। तो 10 के फैक्टर क्या है, 10 है और 5 है। 5 मेरा डिवाइजर हो नहीं सकता क्योंकि रिमाइंडर 9 भी दे रहा है, तो 9 से बड़ी वैल्यू होगी तो 5 नहीं होगा, सिर्फ 10 होगा। ठीक है, 1 को कंसिडर करेंगे नहीं क्योंकि 1 से तो सारी वैल्यू डिवाइड हो जाती है, तो फिर तो रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं। थ्री से बड़ी ही वैल्यू कंसिडर करनी है हमें अगर रिमाइंडर 3 से। 10 के वो फैक्टर्स जो 3 से बड़े हों तो वो 5 और 10 ही थे। अगला सवाल,
एक ट्राइंगल हमें दे रखा है ए बी सी, BD इज परपेंडिकुलर टू AC। मैंने यहां से BD बनाया जो AC पे परपेंडिकुलर है। E is a point on BC such that BEA equals to x डिग्री। यहां पे E एक पॉइंट बना लिया, ये मुझे x डिग्री दे रखा है। EAC 42, EAC ये एंगल 42 डिग्री दे रखा है। EBD 50, EBD ये 50 दे रखा है। हमसे पूछा x का मान बता दो। सिमिलर क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इजी है। देखो ये बताना है ना मुझे, तो दिख रहा है ये 90 डिग्री है, ये 40 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम 90 आना चाहिए, तो ये 48 हो जाएगा। ये 48 तो ये भी 48, 48 50 इन दोनों का सम हो गया 98, तो x क्या होगा 180 माइनस 98 कितना हो गया 82। चले आगे। दो सर्कल्स हैं जिनके डायमीटर हमें 14 और 24 दे रखे हैं। इनके सेंटर्स के बीच की दूरी 15 दे रखी है। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट बता दो टू दीज सर्कल्स विच डू नॉट इंटरसेक्ट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। देखो अगर मैं दो सर्कल बनाता हूं तो ये सेंटर्स हैं, इनकी लाइन ज्वाइन कर रही है। अगर मुझे वो लाइन कॉमन टेंजेंट बतानी है जो इसे इंटरसेक्ट ना करे, जो लाइन इन्हें ज्वाइन कर रही है, तो वो इस तरीके से बनती है जिसे हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। इंटरसेक्ट करे तो वो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहलाती है ना। तो मुझे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछी है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ये बराबर होता है इन दोनों सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर माइनस में जो दो सर्कल्स हैं इनके रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर। तो रेडियस कितना होगा 14 का, रेडियस 7 हो गया, डायमीटर 14 है, तो यहाँ पे डायमीटर 24 है, तो रेडियस हो गया 12, तो ये 12 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो रूट में दे रखे हैं, चलो रूट में 15 स्क्वायर माइनस में मेरे पास 5 स्क्वायर, 5 तो बाहर कॉमन आ जाएगा, फिर मेरे पास 3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 9 माइनस 1 8, 8 को अगर सोल्व करूंगा तो 2√2 निकलेगा, तो 10√2 आ रहा है मेरा आंसर, दे रखा है ऑप्शन नंबर बी। चले आगे। कहता है एक सिलेंडर टैंक है जिसका रेडियस हमें 14 दे रखा है, ये वाटर से भरा हुआ है, 1232 लीटर वाटर इससे निकाला जाता है। तो हमें बताना है कि वाटर लेवल कितने मीटर से ड्रॉप करेगा। मान लो हमने मान लिया कि जो ड्रॉप है वाटर लेवल में पहले पूरा भरा हुआ था, अब इतना रह गया है, तो ड्रॉप कितना होगा, इतना होगा। जो ड्रॉप की वजह से एरिया बनेगा वो भी सिलेंड्रिकल शेप का बनेगा। तो मैं कहूंगा जो वॉल्यूम दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है यहाँ पे 1232 लीटर, तो 1232 लीटर, ठीक है। हमें मीटर की फॉर्म में बताना है तो डिवाइडेड बाय 1000 कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है 1000 लीटर। यहां पे हमें रेडियस कितना था 14 सेंटीमीटर, तो 14 बाय 100 ये रेडियस हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 इंटू में आर स्क्वायर इंटू में हाइट है, जिस लेवल पे डिक्रीज होगा वो मैंने मान ली एच। ये भी सब मीटर में माना है मैंने, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि हमें मीटर में बताना है। अगर आप चारों ऑप्शंस देखते भी हैं, देखो सारा 2 की रेंज में, उसके बाद बस जीरोज का फर्क है, तो हमें तो बस यही देखना है ना कि जीरोज किस साइड जा रही है हमारी। 3 जीरो, तो ये 3 जीरो कट गई, 7 से काटूंगा 2 टाइम्स आएगा। अब हमारे पास ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, h 10 होता है 5 इंटू 2, यहां पे कहीं भी मुझे 5 का फैक्टर नहीं दिख रहा, तो इंटू 10 तो ये होगा 1232 डिवाइडेड बाय मेरे पास 22 इंटू 2 इंटू 14। अब देखो या तो आप पूरा का पूरा इसे सोल्व कर लो, वरना आप डायरेक्टली कह सकते हैं भैया 5 जो आंसर होगा मेरा 5 का फैक्टर होगा, एक ही 5 का फैक्टर उसके अंदर आएगा, 5 का एक ही मल्टीपल आएगा उसमें। चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 5 का सिर्फ एक ही मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर ए, तो यही आंसर हो सकता है, बाकी तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। और कहीं तो 5 का फैक्टर आपको दिख नहीं रहा। चले आगे। अगला सवाल, एक बोटमैन है 40 किलोमीटर डिस्टेंस पे जाता है और वापस भी आ जाता है 10 घंटे के अंदर।
और उसे ये पता चलता है कि 12 किलोमीटर स्ट्रीम के साथ जाने में उसे उतना ही टाइम लगता है जितना 4 किलोमीटर उसे स्ट्रीम के खिलाफ जाने में लगता है। तो हमें बताना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर। ओके, किस तरीके से आप सोल्व करेंगे जल्दी बताइए। अगर मैं बात करता हूं, डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है मेरी कुछ और एक अपस्ट्रीम स्पीड होती है, जिसे मैं स्पीड ऑफ पर्सन प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम से डिनोट करता हूं और स्पीड ऑफ पर्सन माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम से डिनोट कर लेता हूं। कुछ इस तरीके से चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, है ना। अब यहाँ पे सेकंड केस में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि टाइम कांस्टेंट है, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो जाएगी। तो स्पीड का अगर मैं रेशियो लेता हूं तो इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम कांस्टेंट हुआ तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे ये स्पीड का रेशियो है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया सेम टाइम में, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 4 है, तो ये 12/4 यही आ जाएगा, जिसे मैं 3/1 भी लिख सकता हूँ। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाऊंगा तो x + y बचता है, 3 + 1 4, 3 - 1 2, ये बचता है 2। ठीक है, ये चीज हमने देख ली, x और y का रेशियो हमें मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम बतानी है, मतलब आप कह सकते हैं इसे हमें y का मान बताना है। तो इसे मैं फिलहाल 2a और इसे a मान लेता हूं और मुझे a का मान ही निकालना है। हमें 40 किलोमीटर जाना है, डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, ये डिस्टेंस है, स्पीड है 2a। डाउन स्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगी, x + y अगर करूंगा तो ये हो जाएगी 3a। ठीक है, जब अपस्ट्रीम जाऊंगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, 2a - a, x - y निकालना है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास ये। टोटल टाइम कितना लग रहा है इस पूरी जर्नी में, 10 घंटे। तो दोनों का टाइम निकाल लिया मैंने। सॉल्व करके बस हमें a का मान निकालना है। 0 से तो देखो ये 0 कट गई, 4, यहाँ पे 3 अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो 1 + 3 है 4 ही बनेगा, और ये आ गया 1, तो 16a कितना हो गया, 16/3 हो गया। ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगी, दे रखा है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। चले आगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, वरना ये वो इजीली जाते हैं, खुद से करेंगे। एक कस्टमर क्या करता है, 1100 रुपए इंस्टॉलमेंट्स में देता है। पेमेंट कुछ इस तरह से की जाती है कि हर महीने वो पिछले महीने से 10 रुपए कम देता है। तो पहली इंस्टॉलमेंट अगर 150 रुपए की है तो हमें बताना है कितनी इंस्टॉलमेंट्स में, कितने टाइम में वो पूरा एंटायर अमाउंट दे देगा। तो यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं, तो मतलब ये मंथ्स में ही हमें बताना है बेसिकली। तो पहले क्या देगा, 150 देगा, फिर 10 रुपए कम 140 देगा, फिर 130 देगा, इस तरीके से चलेगा। और कब तक देता रहेगा, जब तक वो टोटल पैसा कितना है, 1100 रुपीज नहीं दे देता। ठीक है, तो हमें बताना है नंबर ऑफ मंथ्स कितने होंगे। मैं मान लेता हूं कि n मंथ्स तक सीक्वेंस चलेगा। ठीक, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट वर्ड देख के ये मत सोच लेना है सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट का, यहाँ पे कहीं भी इंटरेस्ट की बात नहीं चल रही। तो कई बार होता है ना, आपसदारी में दोस्तों में दे देते हैं, चल यार ले ले 1000 रुपए दे दियो धीरे धीरे, तो वो थोड़ा थोड़ा करके लौटा देता है। ठीक है, उसमें आप ब्याज वगैरह भी नहीं मांगते छोटे मोटे अमाउंट के लिए, है ना। तो ये वही चीज है। तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ये सिंपल इंटरेस्ट का ना कंपाउंड का, ये एपी का क्वेश्चन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने सीआई के एंड में करा रखे हैं कि आपको लगेंगे कि इंस्टॉलमेंट का है, लेकिन है बेसिक क्वेश्चन। तो कैसे सोल्व करेंगे आप, ठीक है। फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का n/2 2a + n-1 इंटू में d। d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो आप यही फॉर्मूला अगर लगा देंगे तो मैंने कहा n/2, फर्स्ट टर्म क्या है 2 × 150 300, n-1 और कॉमन डिफरेंस कितने का, हर बार वैल्यू क्या हो रही है 10 से कम होती जा रही है, तो -10 का ये हो गया, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 1100 के बराबर आ जाएगा। आप सोल्व करो, यहाँ पे 300 + 10, ये तो आ गया 310 -10n, और ये n/2 उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2200। दिस विल बी माय आंसर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं देखो, 10 11 13 12। अब आपको कुछ नहीं करना इस तरह के क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया, आपको आंसर भी मिल जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से देखो n मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसमें,
तो n से ये कटना चाहिए। कौन सी वैल्यू ऐसी है जो काट सकती है 2 2 0 0 को? एक तो आपके दिमाग में आएगा 10 और एक आएगा 11, बाकी 13 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, तो दो ऑप्शन हट गए। ठीक, अब 10 से काटूंगा, अगर मैंने यहां पे रखा 10 तो ये हो गया मेरे पास 100, ये आ गया 210, तो ये 2100 बन रहा है, तो 10 नहीं हो सकता, तो आंसर क्या आएगा मेरा? 11 ही आएगा। 11 से रख के देख लो, ये 200 बनेगा और ये 11 बनेगा, तो 2200, 11 मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, दो पाइप हैं, पाइप ए टैंक को 20 आवर्स में और पाइप बी टैंक को 30 आवर्स में भर सकता है। दोनों पाइप को साथ में खोल दिया, बट जब टैंक 1/3 फुल हो गया तो एक लीक डेवलप होता है जिसकी वजह से 1/3 वाटर दोनों पाइप से निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो कितने टाइम में टैंक भरेगा? तो आप कैसे करेंगे? पहले तो आप कहेंगे सर इन दोनों का टाइम दे रखा है, तो टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम जो ले लेंगे हम 60, तो ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी मेरे पास 2 आ जाएगी, कंबाइंड एफिशिएंसी 5 आ जाएगी। मुझे अगर 1/3 भरना है तो इसका 1/3 कितना होगा? ये हो जाएगा मेरे पास 20। तो कितने घंटे में आप 20 भरेंगे? आप कहेंगे सर 4 घंटे करना पड़ेगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 4 घंटे तो ये लग गए 1/3 फिल करने में। अब क्या होगा? एक लीक डेवलप हो गया जिसकी वजह से 1/3 पानी निकल जा रहा है, तो 5 की एफिशिएंसी अगर 1/3 निकलेगा तो कितना जाएगा? 2/3, तो 5 इंटू 2/3, इस एफिशिएंसी से अब काम किया जाएगा। मैं मान लेता हूं इसके बाद टी टाइम तक इस एफिशिएंसी से काम किया जा रहा है। कितना टैंक भरना है? 20 भर चुके हैं, 60 में से बचा हमारे पास कितना? 40, तो यहां पर रखेंगे 40। तो टाइम यहां पे सोल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी? ये मेरे पास 10 से काटूंगा 4 इंटू 3 12, तो 12 घंटे और लगेंगे। अब तो 4 घंटे पहले लगे, 12 घंटे अब लगेंगे, तो 16 घंटे टोटल लग गए टैंक को फिल करने में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अगला सवाल हमारे पास देखिए जरा, एवरेज का सवाल है। पिछले टेस्ट में भी इस तरह का सवाल दिया था, वो मैंने बेसिक से करा दिया था, ये डेविएशन से कर लेंगे। अब 12 नंबर्स का एवरेज है 60, पहले 5 नंबर का 50 है और उसके अगले 4 नंबर का मेरे पास 70 है। 10वां नंबर 15 लेस है 11वें नंबर से और 5 ज्यादा है 12वें नंबर से। देखो मेरे पास टोटल कितने नंबर है? 12 नंबर है, उनका एवरेज दे रखा है यहाँ पे 60। पहले 5 नंबर है, उनका एवरेज है 50, उसके बाद 4 नंबर है, उनका एवरेज है 70। कितने नंबर बच गए? 3 नंबर। तो कौन कौन से नंबर बच गए? 10th 11th एंड 12th। उसके बीच में रिलेशनशिप दे रखी है, 10वां नंबर 15 कम है 11वें नंबर से और 5 ज्यादा है 12वें नंबर से। तो 10वें नंबर को अगर x मान लूं तो 11वां नंबर क्या हो जाएगा? 15 ज्यादा हो जाएगा इससे, और 10वां नंबर ही मेरा 5 ज्यादा है 12वें नंबर से, तो 12वां नंबर x माइनस 5 हो जाएगा। हमसे पूछा एवरेज ऑफ 11th एंड 12th नंबर, इन दोनों नंबर का एवरेज बताना है। तो 2x प्लस 10 बनेगा, जिसे मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो x प्लस 5 का मान मुझे निकालना है। दिस इज माई आंसर। अब एक तरीका तो बिल्कुल बेसिक से, जैसे सिंपल कैलकुलेशन है तो आप पूरा मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, ठीक है, वरना डेविएशन कंसेप्ट भी लगा सकते हैं। जैसे ये 250 बनेगा, ये मेरे पास 280 बनेगा, ये 3x माइनस प्लस 10 बनेगा और ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 720। सोल्व कर लेंगे यहां पे, तो 260 540 इधर घटाऊंगा तो 180, x का मान आ गया 60, और अगर x 60 है तो मेरा आंसर हो गया x प्लस 5, ये हो गया 65। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया? बेसिक से कर लिया। अगर मैं इसे थोड़ा सा और डेविएशन कंसेप्ट लगाता हूं तो आप कहेंगे सर डेविएशन निकाल लो। देखो ये 60 था ना, इसी के कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे। ये कितना कम है? 10 कम है, ये 10 ज्यादा है। नेट चेंज कितने का आएगा? 5 पे माइनस 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहां पे 4 को प्लस 10 से करूंगा। तो आप एक काम कर लेते हैं, 10 को कॉमन ले लेते हैं, तो -5 प्लस 4, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू हो जाएगी -1 इंटू में 10। इन वैल्यूज का डेविएशन इतना है। ठीक है, इसे एज इट इज अगर मुझे यूज करना है तो इसे एज इट इज रख लो। तो ये आया था मेरे पास 3x प्लस 10,
तीन वैल्यूज अगर एडिटीज रखी हैं तो यहाँ पे जो एवरेज था उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 इंटू में 3, ये हम डेविएशन से करते हैं। ठीक है, सोल्व करके अपना आंसर निकाल लो। यहाँ पे मेरे पास ये -10 + 10 कट जाएगा, 3x 60 इंटू 3 है और x आ गया मेरे पास 60। अगर x 60 है तो x + 5 65। अगला सवाल, एक मेरे पास सर्कल दे रखा है, इसके अंदर हमने एक क्वाड्रिलेटरल डाला गया है, कुछ इस तरीके से थे कि पी क्यू डायमीटर है, तो पहले डायमीटर बना लो। पी क्यू आर एस है क्वाड्रिलेटरल, तो मैंने ऐसे ही आर बना लिया और ऐसे ही एस बना लिया अपनी मर्जी से, और ये मेरी फिगर रेडी है। जैसे आपने डायमीटर देखा तो एक चीज समझ में आएगी कि सेमी सर्कल जो भी बनेगा उसके अंदर एंगल 90 डिग्री का होता है। एक प्रॉपर्टी हमारी यूज होती है जब भी अगर सर्कल का इस तरह का क्वेश्चन दे दे। सेंटर ओ दे रखा है तो लिख लो, चलो लिखना है तो ओ। पी एस आर 120 दे रखा है, ये 120 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों पी आर बताना है, क्यों पी आर, ये वाला कौन मुझे बताना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था अगर डायमीटर मिल जाए तो समझ जाना कहीं ना कहीं सेमी सर्कल वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो ये एंगल मुझे 90 डिग्री का दिख रहा है, ये बताना है। अगर ये वाला एंगल मिल गया तो इस ट्राइंगल को यूज करके मैं अपना आंसर बता सकता हूं, है ना। क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, तो दिस प्लस दिस 180 आएगा। तो ये कितना हो गया मेरे पास 180 माइनस 120 दैट इज 60। ये 60 ये 90, तो ये वाला एंगल कितना आएगा 30 आएगा। 30 + 60 90 होता है, इन दोनों का सम इसके बराबर। चले आगे, हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन के अंदर, क्यों पी आर का मान बता दो। ठीक है, 30 डिग्री इज द राइट आंसर। The angles of a triangle are such that one is average of other two, then the angles are। एक ट्राइंगल है, उसके 3 कोण हो सकते हैं ए, बी और सी। कुछ इस तरीके से है कि एवरेज ऑफ वन इज द एवरेज ऑफ अदर टू। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं एंगल बी है जो एवरेज होगा किसका, ए और सी का। तो मैं कह सकता हूं ए + सी किसके बराबर हो गया, a + c/2 इक्वल्स टू बी, या फिर a + c इक्वल्स टू 2b। इन तीनों कोणों का योग भी मुझे पता है, a + b + c क्या होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। अगर ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को घटा दो तो आपके दिमाग में आएगा यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, b आ जाएगा किसके बराबर 180 माइनस 2b, -2b इधर ले जाता हूं तो ये 180 के बराबर, और एंगल b जो आएगा मेरा वो 60 डिग्री का हो गया। तो जब भी ऐसा दे कि एवरेज है 2 एंगल का तीसरा एंगल, तो एक एंगल हमारा 60 डिग्री हो गई होगा। अब बाकी 2 एंगल्स क्या होंगे इसके बारे में हम इन इक्वेशन से नहीं बता सकते। आपके दिमाग में क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, इन दोनों एंगल्स की क्या क्या मान हो सकता है। या तो ये दोनों तो भैया 60 हो जाए, तब भी क्या हो जाएगा मिडल एंगल इन दोनों का एवरेज हो जाएगा, या फिर और भी वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, हमें बस इस तरीके से रखना है कि इन दोनों का पेयर क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम आ जाए मेरे पास 120। ठीक है, और एवरेज आ जाए 60, मतलब सम 120 चाहिए हमें, ऐसी वैल्यू चाहिए इन दोनों की। तो देयर कैन बी मल्टीपल केसेस। आप कह सकते हैं सर 50 70, ये भी हो सकता है। आप कह सकते हैं यहाँ पे 45 75, वो भी हो सकता है। देयर कैन बी मल्टीपल केसेस, लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं तो हमें इन्हीं ऑप्शंस की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पाई को हम जनरली 180 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आ गया 60, ये भी आ गया 60 और ये आ गया 90। इनका तो सम ही मेरा वो नहीं बनेगा 180, तो ये नहीं हो सकता। π/6 30 60 90 बिल्कुल बन रहा है। 30 + 60 30 + 90 120 डिवाइडेड बाई 2 60। तो ठीक है, इन तीनों का करूंगा तो एक वैल्यू तो देखो π/3 तो मुझे चाहिए π/3 मिल रहा है, लेकिन ये 90 और 90 और 60 सम 180 से ज्यादा चला गया। ठीक है, ये 30 60 45 सम 180 नहीं बन रहा, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी सेट बैठ रहा है, यही आंसर आएगा। ऑल्दो इस तरह के क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, हमें ऑप्शन की मदद से करना है। वैसे तो हम ऑप्शन की मदद से ही करते हैं एग्जाम में,
बट लेकिन समझाने के पर्सपेक्टिव से कि क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, आपको हर चीज देखनी पड़ेगी। तो ये अगर हमसे पूछ लेता कि हाउ मेनी सच वैल्यूज आर पॉसिबल, तो आंसर होता इनफाइनाइट। ठीक है, अगर कह देता हमारे पास जो एंगल्स है वो इंटीजर वैल्यू में होंगे, तो फिर हम मैन्युअली देखते कि कितने बन रहे हैं, उसके लिए फिर कोई फंडा लगाते हैं। ठीक है, समझ गया आप। अगला सवाल हमारे पास कहता है जो ऑल्टीट्यूड्स है ना फ्रॉम टू वर्सेस टू दी अपोजिट साइड्स वो इक्वल है। मान लो मैंने एक ट्राइंगल बनाया, कोई दो वर्टिसेस ले ली, इससे एक अल्टीट्यूड बनाई और इससे एक अल्टीट्यूड बनाई। ये दोनों की लेंथ कह रहा है कि हमारी इक्वल होगी पूरी ऑल्टीट्यूड की। नाम दे दो ए बी सी, इसे दे देते हैं डी और इसे दे देते हैं ई। तो हमें कह रहा है बी डी बराबर होगा सी के। कौन सा ट्राइंगल बनेगा ये बता दो। तो इस तरीके का हमने सवाल पहले भी देखा है। ठीक है, अभी जो मेंस का मॉक हुआ था उसमें भी हमने कुछ इस तरीके का सवाल दिया था आपको, उसमें हमने ये वाली दूरी और ये वाली दूरी शायद बराबर दे दी थी। ठीक है, इसमें ऑल्टीट्यूड्स बराबर दे दिए हैं। तो इस केस में हमारा आंसर आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखते ही समझ जाना चाहिए आपको, फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या होगा। मेरे पास अगर मैं दो ट्रायंगल लूं, एक ट्रायंगल जो मैंने येलो से बनाया ये देख लो, और एक ट्रायंगल मैंने ग्रीन से बनाया ये देख लो। तो आप कहेंगे सर इसके अंदर ये वाली साइड तो कॉमन आ गई दोनों में, एक साइड इक्वल हो गई, तो दो दो पेयर बन गए, और एक एंगल 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का है तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड वाली प्रॉपर्टी यूज करके मैं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूं। किससे? राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। अगर दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ट्रायंगल्स लिख देता हूं मैं। मान लो मैंने लिया बी ई सी, तो मुझे यहां पे लेना पड़ेगा सी डी बी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अगर मैं यहां पे ये वाला एंगल लूं, ये बराबर हो जाएगा इस वाले एंगल के, मतलब मैंने सी बी ई एंगल लिया, ये इक्वल हो जाएगा मेरे पास बी सी डी एंगल के। ठीक है, क्योंकि सभी एंगल्स और सभी साइड्स बराबर हो जाती हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो मेरे पास दो एंगल अगर एक ट्रायंगल के इक्वल हो जाएं तो साइड्स क्या हो जाती हैं? अपोजिट भी इक्वल हो जाती हैं, और ये क्या बन जाता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। तो ये होगा, तो स्क्वेलिन नहीं होगा। इक्विलेटरल के बारे में हम बता नहीं सकते कुछ भी कि ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी या नहीं होगी, कोई हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के बारे में भी हम कुछ नहीं बोल सकते कि होगा या नहीं होगा, वी आर नॉट श्योर। हो सकता है हो भी जाए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हो सकता है हमारी जो फिगर बने वो कुछ इस तरीके की बन जाए। ठीक है, लेकिन वी आर नॉट श्योर, बट वी आर श्योर अबाउट इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की आइसोसेलेस तो होंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस टेस्ट। काफी अच्छा टेस्ट था ओवरऑल, अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डाले गए स्टैंडर्ड से हटके, और सारे क्वेश्चन जो भी डाले गए वो लेटेस्ट एग्जाम्स में जो भी नए तरह के सवाल एसएससी पूछ रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। आप लोगों को काफी मजा आया होगा इस टेस्ट को देने में, और आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने करा दिए हैं। आई होप इनसे भी आपको काफी मदद मिली होगी, और कुछ एक्स्ट्रा अप्रोचेस की क्या क्या और देखा जा सकता है वो भी आपको पता चला होगा। तो इतना ही, बाकी अगले संडे फिर लाइव टेस्ट होगा। ठीक है, आप उसमें जुड़ सकते हैं अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं। मान लो आप अगले साल के सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं, फिर भी अभी फिलहाल प्रेजेंट में मॉक्स दे रहे हैं, और आपको लगता है आपको मैथ्स में और इंप्रूवमेंट की जरूरत है या और किसी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो आरबी के कोर्सेज के साथ भी अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स कोर्सेज आर आल्सो अवेलेबल एट इक्विन यूज। आपसे अभी यहीं विदा लूंगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।